हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर। आज डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट नाम का वैज्ञानिक था जो एक इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग आजकल जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही यूजफुल इक्वेशन होता है, जिससे हम ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर, एट एनी प्रेशर और किसी भी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ, नर्स जो डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब्ड द रिलेशन। किसके बीच रिलेशन दिया? ही डिस्क्राइब्ड द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड concentration of solution। रिलेशन दे दिया किसके किसके बीच। हम लोग पहले जानते थे कि कंसंट्रेशन यदि वेरी करिएगा तो आपका ई सेल का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, नर्स्ट एक इक्वेशन दिया जिसमें क्या बताया कि दोनों के बीच रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ को आप घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन। तो उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ जब निकालेंगे ई सेल किसी भी टेम्परेचर पे तो उसको ई सेल बोलते हैं। और टेम्परेचर जब फिक्स होता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब आप फिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, ई नॉट सेल होता है। अब ध्यान से देखते हैं, यहां से हम लोग जब भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो इसको बोलते हैं, एक होता है ई सेल और एक होता है आपका क्या होता है, ई नॉट सेल। दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं, ई भी होगा आपका ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। और इसको जो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको डिफाइन करेंगे किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पे। तो एक्चुअली इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसको हम इजीली डिफाइन कर रहे थे, एनोड और कैथोड जोड़ देते थे तो इजीली आपको निकल जाता था, क्योंकि स्टैंडर्ड का मीनिंग ही हो गया यहां पर टेम्परेचर फिक्स होगा और टेम्परेचर इस कितना मान के चला था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर मान के चला था 1 atm और कंसंट्रेशन अगर मानना है स्टैंडर्ड में तो 1 मोलरिटी। तो इस तरह करके 1m मान के कंसंट्रेशन बनाया था। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी कंपनी कुछ भी बनाएगी तो हमेशा स्टैंडर्ड। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करते रहता है। तो जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो आप उस समय इसका जो यूज करिएगा, इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। जब पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन आपका फिक्स हो जाए उस समय इसको यूज करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखना क्या है, दोनों के बीच रिलेशन दिया, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली तो आपको गिवन होगा, तो इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इसको कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड। इसको आप किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है एंड कंसंट्रेशन हो सकता है। मतलब इसको आप किसी भी चीज पर, किसी भी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इधर एनी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो और कंसंट्रेशन हो तो उसको बोलेंगे केवल ईएमएफ ऑफ सेल। और यदि आपका टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ फिक्स हो जाए तो उसको हम लोग बोलना है, क्या बोलना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। चलते हैं अब रिलेशन पे, देखते हैं रिलेशन क्या बोल रहा है। तो उन्होंने जो रिलेशन दिया था, रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन एक स्टेबलाइज किया था, तो यहां से देखते हैं रिलेशन जो नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा दिया गया था। तो रिलेशन में क्या दिया गया था, डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी का नाम तो जानते होंगे, गिब्स एनर्जी होता है, या तो इसको फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। एक रिलेशन दे दिया है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में और एक विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको एक रिलेशन दे दिया। यहां टेम्परेचर और Q हो जाएगा आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो यहां जो एक्चुअली Q है, Q आपका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट।
रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल, इसको बोलेंगे रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल बोलेंगे। और इसका वैल्यू जो एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। या आपको प्रेशर दे दे तो प्रेशर जो आप लीजिएगा, या तो आप प्रेशर यूज कर सकते हैं, प्रेशर आपका किसका होगा, प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय प्रेशर आपका किसका होगा, रिएक्टेंट। तो आप रिएक्शन कोफिशिएंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप प्रेशर लीजिएगा, जो भी गैस होगा गैस के टर्म में यूज करेंगे। जब प्रेशर आपको गिवन हो तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आर। तो आपका हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहां जो आर होगा, आर क्या होता है, यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट अगर लीजिएगा यहां पर तो हम लोग देखेंगे 8.314। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आर का वैल्यू फिक्स होता है। और क्यू हो गया आपका रिएक्शन कोफिशिएंट। तो रिएक्शन कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गिवन होगा आपको रिएक्शन। बाद बाकी हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल होगा लेकिन केल्विन यूज करना, मतलब टेम्परेचर जब भी आप रखिएगा केल्विन में। टेम्परेचर तो आपका वेरिएबल होगा, लेकिन इसको किस में रखना है, केल्विन में। तो टेम्परेचर को हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। बाद बाकी देखते हैं डेल्टा जी बराबर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और एक विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, दोनों का फॉर्मूला इक्वेट करते हैं तो एक न्यू इक्वेशन यहां पर आएगा। उसी न्यू इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन। देखते हैं उसको। तो अब हम लोग चलते हैं, उसको वैल्यू को पुट करते हैं। और डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं पहले से, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF EC। तो उसको पुट करते हैं, फिर इसको हम लोग इक्वेट करके एक न्यू इक्वेशन लाएंगे। तो अब हमको देखना क्या है कि न्यू इक्वेशन क्या आ सकता है। नर्स्ट इक्वेशन जो आएगा न्यू में, तो उसको डिफाइन होगा। अभी जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT LM Q। Q आपका मान लिया है रिएक्शन क्यूसेंट है, और रिएक्शन क्यूसेंट भी बोल सकते हैं, या तो रिएक्शन आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अब बात आया, इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो जनरल, इसको पूरा का पूरा हम लोग जनरल फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं कि इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला को हम लोग जब पुट करेंगे तो एक न्यू इक्वेशन यहां पर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस NF E सेल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF, यहां हो जाएगा E नॉट सेल, और इसके बाद प्लस RT, और यहां आ जाएगा आपका LN Q। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। फिर हम यहां से डिवाइड करते हैं, माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड डिवाइडेड बाय माइनस NF। तो जैसे ही माइनस NF से डिवाइड करिएगा, यहां पर आ जाएगा आपका E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, यहां पर आ जाएगा आपका E नॉट सेल, और यहां आ जाएगा माइनस RT डिवाइडेड बाय NF, और यहां आ जाएगा LN Q। LN में जो होता है बेस E होता है, और केमिस्ट्री में हम लोग बेस 10 यूज करते हैं, तो LN को सबसे पहले लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। तो LN को जब भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो LN में बेस आपका E होता है, और अगर इसको आप लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करिएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, 2.303 से। तो यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 2.303। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, और यहां आ जाएगा लॉग, बेस आपका क्या आ गया 10। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर एक न्यू इक्वेशन आ जाएगा, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303, यहां आ जाएगा RT डिवाइडेड बाय NF,
और यहां आ जाएगा आपका log Q। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो पूरा जो जनरल फॉर्म में लाइएगा, जो रिलेशन दिया उसको जब पूरा का पूरा आप डेल्टा जी का वैल्यू पुट करिएगा तो एक न्यू इक्वेशन आया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या log Q क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। लेकिन हमको तो F भी आपका कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट है, N तो वेरिएबल होगा, N तो आपका चेंज करता रहेगा। अब ध्यान क्या देना है, यहां जब भी हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर आप कुछ भी रख सकते हैं, टेम्परेचर को तो केल्विन में रखना है लेकिन कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम नोट में कुछ लिखते हैं, बाद बाकी इक्वेशन को क्या कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हम टेम्परेचर यहां पर रख देते हैं एट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को यहां पर रख लीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्वेशन में यहां का वैल्यू चेंज होगा। तो हम जब 25 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे और Q तो आपको गिवन होगा, Q में तो टेंशन नहीं लेना है। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 25 डिग्री 26 डिग्री उसका वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि पूरा वैल्यू अगर डिवाइड करिएगा तो हमेशा आपको दिक्कत आएगा। तो इस वैल्यू को थोड़ा याद रखने का कोशिश करते हैं। पहले 25 डिग्री पर हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आ सकता है। तो जब हम लोग यहां पर रखेंगे तो n तो आपका कांस्टेंट है, तो एक्चुअली वैल्यू किसका रखना है 2.303 RT डिवाइडेड बाय F वैल्यू रखना। 25 डिग्री है तो इसको सबसे पहले हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो यहां आ जाएगा 273 प्लस 25। तो यहां कितना आ जाएगा आपका 298, तो यहां आ जाएगा 298 केल्विन। टेम्परेचर यदि 25 डिग्री रखिएगा तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि जनरल आपको जितना भी इक्वेशन पूछा जा रहा है उसको जनरली 25 डिग्री में पूछता है। बाद बाकी अगर डिफरेंट टेम्परेचर आएगा तो किस तरह आपको याद रखना है उसको भी हम बताते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली किसका वैल्यू याद रखना है 2.303 RT, यहां से आ जाएगा RT डिवाइडेड बाय F। इसी का वैल्यू एक्चुअली याद रखना है। N तो आपका चेंज करेगा, Q तो आपको गिवन होगा, जो दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब बाद बाकी आया यहां पर जब वैल्यू पुट करिएगा तो यहां आ जाएगा 2.303, R का वैल्यू जानते हैं 8.314 और यहां टेम्परेचर है 298 डिवाइडेड बाय थायराइड का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। जब यहां से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0591। इस तरह करके वैल्यू आपको आएगा 0.0591, इसको 0.6 भी न्यूमेरिकल में मान लेते हैं। अब चलते हैं इस वैल्यू को हम लोग जब पुट कर देंगे उस इक्वेशन में तो एक न्यू इक्वेशन आएगा। तो जनरली इस वैल्यू को आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि बार बार आप डिवाइड जब कीजिएगा तो एक्चुअली वैल्यू निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो उस वैल्यू को हम लोग याद ही कर लेंगे कि 0.0591 होता है। अब ध्यान से आगे देखना है कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक न्यू इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन आपका चेंज होता रहेगा, जनरल इक्वेशन आपका चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर आप वेरी कर सकते हैं, प्रेशर भी वेरी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका 2.303 वाला पार्ट है, जो लॉग के बाहर वाला पार्ट है, आप उसको कम से कम उसको किस तरह याद रखना है उसको बताएंगे। तो अभी तत्काल देखना है 0.0591। तो अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां के बाद इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर। तो देखिएगा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू आ जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 2.303। अब नहीं ले सकते हैं 2.303 क्योंकि वैल्यू आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए तो वैल्यू देखिएगा कितना आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और यहां आ जाएगा आपका क्या log Q। तो एक इक्वेशन बनके कंप्लीट हो गया। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं रिएक्शन में, देखेंगे यूज करना भी बताएंगे। जब यूज करेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। अब थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं कि अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा नोट में यहां पर याद रखिएगा, नोट में कोशिश करिएगा याद करने का
कि टेम्परेचर यदि वेरी करेगा तो आपका ये तो बदलेगा, लेकिन जनरल आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको 25 डिग्री पर ही पूछा जाता है। स्टैंडर्ड कंपनी मानती है तो उसी टेम्परेचर पर आपको पूछा जा सकता है। लेकिन यदि टेम्परेचर चेंज करें तब इसको किस तरह याद रखिएगा, तो मान लीजिए टेम्परेचर यहां से लेते हैं 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या टेम्परेचर मान लीजिए आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5-5 डिग्री बढ़ा रहे हैं, या टेम्परेचर आपका मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, या टेम्परेचर मान लीजिए यहां पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, या टेम्परेचर यहां पर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जनरल ले सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। और वैल्यू हमको किसका कैलकुलेट करना है, 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो वहां पर रखने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2.303, यहां पर आ जाएगा RT डिवाइडेड बाय 8, इसका वैल्यू। तो अभी जो हम लोग वैल्यू याद किए थे, ये वाला वैल्यू तो आपको याद ही है, यहां पर लिख देते हैं। पहले सबसे पहले यहां जो वैल्यू आएगा 0. कितना आ जाएगा, 0.059, इस तरह करके हम लोग याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, जब वैल्यू बढ़ेगा तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक घटाते जाएंगे, इस तरह करिए। 25 में एक घटा दीजिए, यहां 20 आया, 20 में एक घटाइए तो यहां आ जाएगा 0.05, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना, 8। एक वैल्यू घटाना, एक डिजिट। फिर यहां पर जब कहिएगा तो 0.05, यहां आ जाएगा आपका 7, और यहां पर आ जाएगा 0.05, यहां पर आपका आ जाएगा 6, और यहां पर आ जाएगा 0.055, और यहां आ जाएगा 0.054। इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। और वैल्यू नीचे बढ़ाइए तो एक डिजिट बढ़ा दीजिए, तो यहां पर एक बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 0.060। और आपका मर्जी है कि सर और बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो और बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को और बढ़ा दीजिए। तो टेम्परेचर जब और बढ़ाइएगा तो यहां आ जाएगा आपका कितना, यहां पर देखेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा, 0.061। इस तरह करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। तो वैल्यू को आप याद रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर यदि वेरी किया तो आपका यहां वाला वैल्यू चेंज करेगा। 2.303 RT बाय F का वैल्यू हमेशा याद रखना है, क्योंकि बार बार जब आप कैलकुलेट करिएगा टाइम लेगा, तो टाइम से बेटर है कि आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का इजी तरीका बता दिए हैं कि आप 25 डिग्री पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं 0.059। तो अगर ऊपर जाइएगा 5-5 करके ही देगा, 1, 2, 3 में नहीं देता है, जनरली 5-5 डिग्री ही बढ़ाएगा, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 55 में, इस तरह करके देगा। तो जब भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो ऊपर जाने पर एक एक डिजिट घटाइएगा और नीचे जाने पर एक एक डिजिट बढ़ा दीजिएगा, इस तरह करके आपका यहां पर आ जाएगा। तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टेम्परेचर यदि वेरी करेगा तो आपका यहां का वैल्यू भी चेंज करेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको तो कम से कम याद रखना है। अब चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन जो बोलता है, नर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका यूज किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग इसका चलते हैं एप्लीकेशन पे, नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन को देखने का कोशिश करते हैं। ये तो पता चल गया कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसका वैल्यू भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन जो होता है एक्चुअली रिएक्शन पे अप्लाई होता है। तो जब हम लोग रिएक्शन लेंगे तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको काम करना होगा। प्रेशर दिया हुआ रहेगा तो प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और ये दोनों सेल के लिए एप्लीकेबल है, हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल होगा और अदर सेल के लिए भी, फुल सेल के लिए भी, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल भी आप यहां से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से क्या देखना है, हमको यहां से पता करना है कि यदि इसका एप्लीकेशन आप किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई करिएगा तो उसको किस तरह यहां पर आइडेंटिफाई करना है। एक चीज तो आप चलते हैं इसका एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन देखते हैं, इसका प्रयोग को देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन का प्रयोग कहां कहां हो सकता है। तो सबसे पहला गैल्वेनिक सेल जो पढ़े थे उसका ई सेल निकालने में ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं सेल का।
तो पहला हो गया यहां पर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन से पहले हम यहां पर देख लेते हैं कुछ नोट वाला पार्ट। क्या देखते हैं, सॉलिड का कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या लेता है। हम लोग जब भी ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह करके, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी पूछता है अगर इस तरह ब्रैकेट में कभी लिखा हुआ रहे तो इसको जनरली हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। अगर आपको पूछ दे कौन सा मास है तो इसको बोलेंगे एक्टिव मास है। और एक्टिव मास को जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं मोलेरिटी, इसको आप लोग मोलेरिटी भी बोल सकते हैं। और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। याद रखिएगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ब्रैकेट अगर इस तरह का हो और इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ रहे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। और जनरली हम लोग उसको प्रयोग करते हैं कंसंट्रेशन के रूप में। और कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, मोलेरिटी लेते हैं। और मोलेरिटी जब लीजिएगा तो मोल पर लीटर आ जाएगा। अब ध्यान देना है दूसरा पॉइंट, ये तो एक्टिव मास हुआ। अगर कंसंट्रेशन यहां पर जब भी सेल नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ सॉलिड हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि 1 होगा, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन का जब आप लगाइएगा तो इसमें 1 मान के चलता है। तो यहां पर क्या एज्यूम्ड किया जाता है, यहां पर एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एज्यूम्ड टू बी जीरो। एज्यूम टू बी जीरो नहीं होगा, एज्यूम टू बी 1। मतलब एक्टिव मास जो सॉलिड का लेना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करिएगा तो एक्टिव मास सॉलिड का कितना लेके चलना है, 1 लेके चलना है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया है जिंक दे दिया है और यहां पर मान लीजिए सॉलिड ले दिया, तब आपको यहां पर क्या लेके चलना है, 1। मतलब सॉलिड अगर एक्टिव मास सॉलिड है तो आपको 1 लेके चलना है। बाद बाकी प्रेशर आपका चेंज होगा, प्रेशर कुछ भी दे सकता है। एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आपको कुछ भी दे सकता है। और यदि आपका मान लीजिए जिंक दे दिया है और यहां एक्वस दे दिया है तो इसको 1 यदि मानिएगा, ये गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सही है, केवल और केवल सॉलिड का एक्टिव मास को 1 लेना है, एक्वस का 1 नहीं लेना है। एक्वस का तो आपका गिवन होगा, तो गिवन के अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे, देखने का कोशिश करते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे इक्वेट करेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन इसका हम लोग देखेंगे, पहला एप्लीकेशन देखते हैं, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। अगर ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ा सा इक्वेशन लेते हैं, पता चलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू यहां समझते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया है Zn सॉलिड प्लस यहां पर दे दिया है आपको Cu2 प्लस यहां पर दे दिया है एक्वस, और बना रहा है, मान लीजिए यहां पर बना रहा है Zn2 प्लस एक्वस और यहां पर बना रहा है Cu सॉलिड। इस पे हमको नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। तो नर्स्ट इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है n। n क्या होता है, n जो एक्चुअली होता है, n होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो कितना ट्रांसफर हुआ है, तो इसमें सबसे पहले n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। n का वैल्यू देखिएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब दोनों गेन लॉस बराबर है, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि सेल में n का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 आने वाला। तो n का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। तो देखते हैं n का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो n का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 2। बाद बाकी कुछ नहीं करना है। यहां से Q भी आप लिख सकते हैं। Q अगर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट आपका है Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में है ब्रैकेट,
और यहां पर फिर प्रोडक्ट है तो यहां पर आ जाएगा Cu सॉलिड, और यहां डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका Zn आ जाएगा यहां पर सॉलिड फॉर्म में, और आपका यहां पर आ जाएगा Cu2 प्लस एक्वस, यहां पर आ गया, इस तरह करके हम दे दिए। और अगर हम लोग अभी ध्यान देंगे तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि नस्ट इक्वेशन में सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है उसको कितना लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो उसको तो आपको 1 पुट करना होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को 1 मान लेते हैं। जब उस वैल्यू को आप 1 मानिएगा तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं उसको कैलकुलेट करके। अब हम लोगों को देखना है कि नस्ट इक्वेशन में जब हम लोग यहां से एक्टिव मास कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं सॉलिड का तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर केवल क्या बचेगा, Zn2 प्लस एक्वस डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा आपका Cu2 प्लस एक्वस, हो गया। सॉलिड का कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब नस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। अब यहां से हम लोग इसको नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो जब हम लोग यहां से नस्ट इक्वेशन को देखेंगे तो क्या पता चलेगा नस्ट इक्वेशन में, देखिए ई सेल बराबर होता है ई सेल इक्वल टू यहां पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 25 डिग्री पर ही कुछ नहीं दिया हुआ तो 25 डिग्री ही मानना होगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, और यहां आ जाएगा लॉग, यहां पर आ जाएगा आपका Zn है Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा आपका Cu2 प्लस, ये भी आपका किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। नस्ट इक्वेशन आ गया। तो नस्ट इक्वेशन का यूज करने आना चाहिए कि नस्ट इक्वेशन किस प्रकार हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, हाफ सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दूसरा अगर हम कैलकुलेट पूरा सेल का किए हैं तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान देने वाला बात है। दूसरा चलते हैं, टू कैलकुलेट ठीक है, टू कैलकुलेट यहां से आ जाएगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो यहां पर टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, ईएमएफ नहीं लिख के हम लोग यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन। दो तरह का पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि इसको आप किस तरह यूज कर पाइएगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, आपको हाफ सेल दे दिया है, एनोड का दे दिया, मान लीजिए एनोड का दिया है। अगर एनोड दिया है तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और इसका एग्जांपल लेते हैं, जिंक यदि एनोड बना हुआ है, जिंक जो एनोड का बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक बात है कि जिंक सॉलिड होगा और जिंक आपका ट्रांसफर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, एक्वस में। अब बात आया, जब इसको हम लोग देख लिए तो एक्चुअली कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, हाफ रिएक्शन है। यहां कंप्लीट रिएक्शन था तो आप डायरेक्ट ई सेल यूज किए, यहां ई सेल यूज नहीं करना है क्योंकि केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यदि आप यहां n का वैल्यू देखिएगा तो 2 ही आएगा क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आपका 2 है। अब देखते हैं आगे। अब यहां से हम लोग करते हैं नस्ट इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं। तो अगर इस पर आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिएगा तो हम लोग डायरेक्ट यहां ई सेल नहीं लिख के यहां पर हम लोग लिखेंगे ई लिख देंगे। केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां ऑक्सीडेशन OX लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग यहां ई नॉट डिवाइड करेंगे, यहां ई नॉट इक्वल टू ई नॉट, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, दोनों का दोनों एक स्टैंडर्ड कंडीशन में है, एक और विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में।
और यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। फिर चलते हैं यहां से लॉग में चलते हैं। लॉग जब लिखिएगा तो समस्या क्या है कि जब लॉग हम लिख रहे हैं तो हम लोग केवल और केवल एक्वस का लेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं एक्टिव मास सॉलिड का 1 होगा। तो हम लोग यहां से करेंगे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो आपका एक्वस है, लेकिन रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, उसको 1 मान लेंगे। तो केवल और केवल यहां पर क्या आएगा, Zn2+ और यहां पर आ जाएगा एक्वस। ठीक है, इस तरह करके हम ऑक्सीडेशन पर भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट सेल पर भी यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस किए, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन के बारे में देखे, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट लेकर मिलेंगे। थैंक यू।